हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मेरी क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने संधि पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे समास। और समास वैसे तो बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, लेकिन 6th 7th के स्टूडेंट्स के लिए ये नया है, क्योंकि 5th तक समास नहीं होता है। और 6th 7th के स्टूडेंट्स को बेसिकली थोड़ा सा समाज के बारे में बताया जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समाज समझ में आ जाए। देखिए, समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक सम और एक आस। सम और आस। देखिए, सम का अर्थ होता है, सम एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पास आना, है ना, पास या नज़दीक। और आस अस धातु से बना है। संस्कृत में जो अस धातु होता है, आसीत, आस्ताम, आसन वगैरह होता है, अस्ति, स्तः, संति वगैरह होता है, तो वो है आस। और आस का अर्थ होता है बैठना या बिठाना, है ना। तो इसका अर्थ, आस का अर्थ होता है बिठाना। तो दोनों का मिलकर बन गया पास बिठाना, अर्थात नज़दीक लाना। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप करना, है ना। तो जैसे कि यूँ कह दिया जाए, पीले हैं वस्त्र जिसके वह। तो इस लंबी सी बात को अगर शॉर्ट करके लिखें तो पीतांबर एक शब्द में ही लिख सकते हैं। तो बीच की विभक्तियों का लोप करके संक्षिप्त करना या फिर पास बिठाना, पास पास लाना, संक्षिप्तीकरण करना या संक्षिप्त करना, छोटा करना ही समास है। ठीक है, तो समास की परिभाषा क्या होगी? दो शब्दों को या दो पदों को पास पास लाना, दो पदों को मिलाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। दो पदों को मिलाने की प्रक्रिया या दो पदों के बीच की विभक्तियों का लोप करके नज़दीक लाना, छोटा करना ही समास कहलाता है। ओके, तो समास में दो पद होते हैं, एक होता है प्रथम पद और एक होता है उत्तर पद। जैसे कि दो शब्द लिख दिए, हाँ, एक लिख दिया जाए गंगा जल, तो इसका विग्रह हो जाएगा गंगा का जल। तो यहाँ पे दो पद है, गंगा और जल, है ना। दो पद है, गंगा और जल। पद क्या होता है और शब्द क्या होता है? अगर स्वतंत्र कोई एक ही शब्द होता है तो वो तो शब्द कहलाता है, और वही शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो उसे पद कहते हैं। देखिए, दो पद है इसमें, गंगा और जल, है ना। तो ये जो पहले वाला पद है इसे कहेंगे पूर्व पद। पहले वाला जो पद है इसे कहेंगे पूर्व पद। और ये जो दूसरा पद है जल, जो बाद वाला पद है, इसे कहेंगे उत्तर पद। उत्तर पद। तो एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। और इसे दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद और द्वितीय पद या पूर्व पद और उत्तर पद। तो इस तरह से पद समझ में आ गए होंगे। दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास 6 प्रकार का होता है। सामान्यतः समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर पूछा जाए तो फिर समास के 4 भेद होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर तो समास के 4 भेद होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पे और इतना डीपली आपको नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पदों की प्रधानता के आधार पे कैसे? पूर्व पद प्रधान, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है तो पूर्व पद प्रधान,
उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है तो द्वितीय पद प्रधान, उभय पद प्रधान या दोनों पद प्रधान। तीसरा प्रकार होता है उभय पद प्रधान, यानी दोनों पद प्रधान हो जिसके द्वंद्व समास के होते हैं। और एक होता है अंत में अन्य पद प्रधान, है ना, तो अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास में होता है। इस तरह से चार पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार का होता है, लेकिन सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं, है ना। तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो समास के भेद अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। देखिए, समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा शुरुआत से फिर से पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना है। मैंने जैसा कि अभी बताया था, संक्षेप करना होता है समास का शाब्दिक अर्थ। अगर पूछा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, छोटा करना। समास में दो पद होते हैं, दो पद या शब्द कह सकते हैं, दो पद या शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद, पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं। और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। जैसे समस्त पद लिखा हुआ है, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह लिखा गया है। जैसे कि समस्त पद, ये जो विभक्ति के लोप करके जो समस्त पद होता है वो होता है समस्त पद ही कहते हैं उसे। तो गंगा जल जैसे कि समस्त पद है, और इसमें पूर्व पद क्या है? गंगा, और उत्तर पद क्या है? जल। यानी कि पहले जो आता है वो पूर्व पद और बाद में आता है वो उत्तर पद। तो पूर्व पद गंगा और उत्तर पद जल, दोनों मिला के गंगा का जल, है ना। तो ये समास विग्रह हो गया। अब समस्त पद जैसे कि राम लक्ष्मण है, तो इसमें पूर्व पद क्या है? राम, और द्वितीय पद क्या है? उत्तर पद क्या है? लक्ष्मण। और समास विग्रह क्या हो जाएगा? राम और लक्ष्मण, है ना। इसके बाद में है समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ये अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। 6 भेद होते हैं। सबसे पहला समास हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। देखिए, नाम में ही अर्थ है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। और अव्यय क्या होता है? आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसा कि अव्यय क्या होता है? अव्यय, एक व्यय के आगे अ जुड़ा हो। व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। एक शब्द जो होता है व्यय, इस व्यय शब्द का अर्थ क्या होता है? खर्च करना होता है। लेकिन व्यय के आगे अगर अ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अव्यय, यानी कि जो खर्च नहीं हो। अर्थात जो खर्च नहीं हो, कहने का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो वो होता है अव्यय। और परिवर्तन किस में नहीं होता है? अव्यय अविकारी शब्दों को भी कहते हैं। विकारी और अविकारी शब्द दो तरह के पढ़े होंगे आपने। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं, और अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक होते हैं। तो ये जो अविकारी शब्द हैं, जो अव्यय है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कैसे नहीं होता? जैसे कि वचन बदलने पे लिंग, वचन और कारक के अनुसार कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। चाहे उस बहुवचन बना दो, वचन चेंज कर दो, चाहे लिंग वगैरह कुछ भी, लेकिन उस शब्द में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर तथा वगैरह, ये जो शब्द हैं इनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। और अव्ययी भाव समास में उपसर्गों को भी अव्यय माना गया है। जो उपसर्ग, आप जानते हो कि उपसर्ग कौन से होते हैं? तो वो उपसर्ग होते हैं शब्दों के आगे जुड़ के शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग को भी अव्यय माना गया है। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होगा। देखिए,
कॉल बीच में आ गया। हाँ, तो प्रथम पद अव्यय होगा और इसमें उपसर्गों को भी अव्यय माना गया है। उपसर्ग जो हमने हिंदी में पढ़ा था, छोटी क्लास में पढ़ा था, ये जो प्र प्रा अप सम अनु अवनिर निस दुर दोस्त द्वि यांगनी अधि प्रति परि वगैरह, ये जो उपसर्ग हैं ये भी लग सकते हैं। समासिक पद और विग्रह दिया गया है अव्ययभाव समास का। समासिक पद और विग्रह कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो प्रथम पद कैसे अव्यय होगा, देखिए सबसे पहला दिया गया है यथावधि। इसमें संज्ञा भी है, क्या संधि भी है और समास भी है। यथा प्लस अवधि, दीर्घ संधि भी है। यथा प्लस अवधि है ना, यथावधि यानी कि अवधि के अनुसार। अब अवधि शब्द के आगे ये जो यथा जुड़ा हुआ है ये अव्यय है। यथा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यथा अवधि, अवधि के अनुसार। इसके बाद में लिखा गया यथा शक्ति, इसमें भी यथा अव्यय जुड़ा हुआ है। यथा अव्यय यानी कि शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन में तो परिवर्तन हो जाता है, शक्ति में परिवर्तन हो जाता है, अवधि में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? दिन का बहुवचन क्या हो जाएगा, जब वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तब दिनों हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रति शब्द में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात प्रति क्या है, प्रति शब्द अव्यय शब्द है। प्रतिदिन का हो गया प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से आगे आ उपसर्ग जुड़ गया। आजन्म यानी कि जन्म से लेकर। आमरण यानी कि मरण तक, यानी कि आ उपसर्ग जुड़ गया। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में भी कौन सी संधि है, यण संधि है। इसमें संधि भी है और समास भी है। प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष यानी कि अक्षी के सामने, आंखों के सामने। अक्षी यानी आंख होता है। यथा संभव, संभव से आगे यथा शब्द जुड़ गया तो क्या हो गया, यथा संभव। इसमें भी यथा शब्द अव्यय है। अनुगमन, गमन से आगे अनु जुड़ गया जो कि ये भी क्या है, अव्यय है। तो गमन के पीछे गमन। देखिए जितने भी शब्द हैं, एक और पहचान अव्यय भाव की, हालांकि अगर डीपली पढ़ा जाए तो बहुत सारे कुछ नियम भी हैं, लेकिन सामान्य रूप से आपको इतना से याद रखना है कि अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान कैसे, कि ये जो अव्यय शब्द है ये चेंज नहीं होने वाला है, तो इसके जुड़ने के बाद ही ये पूरा पद अव्यय बन गया है। पूरा पद अव्यय कैसे बन गया है, यथा अवधियों नहीं बनाया जा सकता, यथा शक्तियों नहीं कहा जा सकता। प्रतिदिन, दिन अगर अकेला है तो दिनों बना सकते हैं, लेकिन प्रतिदिनों नहीं बना सकते, क्योंकि प्रति उपसर्ग जुड़ने के बाद में, प्रति जो अव्यय शब्द हैं ये जुड़ने के बाद में ये पूरा पद ही अव्यय बन गया, है ना। तो अव्ययभाव समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल भी सारे अपने आप में अव्यय है, क्योंकि आगे ये जो शब्द जुड़ गया है इसके कारण ये जो पीछे वाला शब्द है ये उत्तर पद है, ये जुड़ने के बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यथाशक्तियों नहीं बना सकते हैं हम, प्रतिदिनों नहीं बना सकते हैं, आजन्म का आजन्मों नहीं बना सकते हैं, आमरण का आमरणों नहीं बना सकते हैं। यानी कि चाहे बहुवचन में भी यूज करो तो भी इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए देखिए अव्ययभाव समास के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे भी क्या है, अव्यय शब्द है। आज इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू।